हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखने को मिली और कैसा था इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखने को मिली। तो गाइस इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की शुरुआत नॉर्मली बिना किसी प्रोमो पैकेज वीडियो की हुई और इस शो की ओपनिंग भी AEW ने एक बहुत ही बढ़िया मैच से की, क्योंकि गाइस हमें इस शो की ओपनिंग में ही ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला जहां पर रिकी स्टार्क्स डार्बी अलिन को फेस कर रहे थे। और गाइस ये मैच सच में इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो का वन ऑफ द बेस्ट मैच था, क्योंकि गाइस इस मैच की शुरुआत से ही ये दोनों ही रेसलर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और इस मैच में इन दोनों ही रेसलर्स ने एक दूसरे को हर्ट करने की पूरी कोशिश की थी। जहां पर इस मैच की शुरुआत से ही डार्बी अलिन ने इस मैच में अपनी पकड़ बना ली और डार्बी अलिन ने रिकी स्टार्क्स के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक करना शुरू कर दिया और ये रोकने के लिए यहाँ पर ब्रायन केज आ गए और यहाँ पर इक्वलाइजर के तौर पर डार्बी अलिन की तरफ से विल हॉब्स आ गए, जिसके बाद ये दोनों ही रेसलर फाइट करते करते बैक स्टेज पहुंचे, जिसके बाद ये मैच दोबारा से शुरू हुआ और इस मैच की शुरुआत से ही हम इन दोनों ही रेसलर के ऊपर इस मैच के बैड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे थे कि इन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर इतना ब्रूटली अटैक किया था कि ये दोनों ही खड़े रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और ये मैच बिल्कुल वैसा ही डिलीवर हुआ है जैसा कि मैं सोचता था, जहां पर इन दोनों ही रेसलर्स ने अपना 100% दिया और यहाँ पर इस मैच में हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले, जिसमें रिकी स्टार्क्स की डार्बी अलिन के ऊपर मिड-एयर स्पीयर भी शामिल थी, जिसके बाद भी डार्बी अलिन ने यहाँ पर इस मैच में किक आउट कर दिया। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस यहाँ पर इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर रिकी स्टार्क्स टॉप रोप के ऊपर चढ़ गए और रिकी स्टार्क्स चाहते थे कि वो टॉप रोप से डार्बी अलिन के ऊपर अपना फिनिशर लगाए, पर रिकी स्टार्क्स की फिनिशर को रिवर्स कर डार्बी अलिन ने ही रिकी स्टार्क्स के ऊपर अपना फिनिशर कफ एंड ड्रॉप लगाया और यहाँ पर रिकी स्टार्क्स को पिन कर डार्बी अलिन ये मैच जीत चुके हैं। जो मैच की एंडिंग मुझे थोड़ी सी वीक लगी, लेकिन गाइस ओवरऑल ये मैच बहुत ही बढ़िया था और मैं चाहूंगा कि ये राइवलरी थोड़ी सी और स्टेज हो जाए। पर गाइस आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग पर अपना रिटर्न करने वाली सुपरस्टार कोडी का एक इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए इंटरव्यूअर ने कोडी से पूछा कि कोडी की इंजरी अब कैसी है, जिसके ऊपर सरप्राइजिंगली कोडी ने ऑनेस्ट आंसर दिया और यहाँ पर कोडी ने कहा कि ब्रॉडी ली से हारने के बाद कोडी थोड़ा पर इंजर्ड महसूस तो कर रहे थे, लेकिन गाइस इस बीच कोडी हॉलीवुड में गए थे और वहाँ पर वो अपने नए टीवी शो की तैयारी कर रहे थे, जहाँ पर वो बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स के बीच में बैठे थे और इनके बीच में बैठने के बाद कोडी को ऐसा फील हो रहा था कि ये बहुत ही बड़े लोग हैं और कोडी एक ऐसे रेसलर है जो कि अपना मैच 3 मिनट में हार चुके हैं, जिस वजह से कोडी को खुद को डिसरिस्पेक्ट महसूस हो रहा था। इसलिए कोडी ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर वापस आए हैं, जो बात कोडी ने यहाँ पर बताई। और यहाँ पर ब्रॉडी ली के डॉग कॉलर फाइट मैच के बारे में बात करते हुए कोडी ने कहा कि एज अ CEO कोडी ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ब्रॉडी ली का एक डॉग कॉलर फाइट ओपन चैलेंज मैच रिजेक्ट करते हैं और कोडी ब्रॉडी ली के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसल नहीं करना चाहते, जो सरप्राइजिंग बात कहकर कोडी यहाँ से जा रहे थे, लेकिन गाइस फिर कोडी दोबारा से रिंग के अंदर आ गए और रिंग के अंदर आकर कोडी ने एज ए रेसलर ब्रॉडी ली के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक डॉग कॉलर फाइट ओपन चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद हमें यहाँ पर ब्रॉडी ली आते हुए दिखाई दे और यहाँ पर इन दोनों ही रेसलर्स के बीच में बहुत ही बड़ा ब्रॉल हुआ, जहाँ पर सभी लोग कोडी और ब्रॉडी ली को अलग-अलग करने के लिए आए थे और इसी बीच हमें ब्रैंडी रोड्स भी देखने को मिली, जिन्होंने यहाँ पर आकर डार्क ऑर्डर के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर इक्वलाइजर के तौर पर एना जे ने भी ब्रैंडी रोड्स के ऊपर अटैक किया और यही एक टाइम के लिए रिंग के अंदर कोडी और ब्रॉडी ली का ब्रॉल चल रहा था और इनके बाहर एना जे और ब्रैंडी रोड्स का, जिस बीच नायला रोज भी इस ब्रॉल में शामिल हो गई और यहाँ पर आकर नायला रोज ने एक फीमेल सुपरस्टार के ऊपर अटैक किया और इसी तरह एक ब्रॉल में ये सेगमेंट खत्म हुआ, जो सेगमेंट देखने के लिए मजा ही आ गया, जिससे अब ब्रॉडी ली और कोडी का मैच देखने के लिए और भी ज्यादा हाइप बन चुकी है। और यही आगे बैकस्टेज में FTR का इंटरव्यू चल रहा था, जहां पर टोनी शिवानी ने पूछा कि FTR ने अपने ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए SCU को मैच देने का क्यों सोचा, जहां पर FTR ने बताया कि FTR को लगता है कि SCU एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम है, इसलिए FTR चाहती है कि वो अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप SCU के अगेंस्ट डिफेंड करे, पर फिर भी यहाँ पर SCU को FTR को हराकर प्रूव करना पड़ेगा कि SCU वर्ल्ड की बेस्ट टैग टीम है, जिसके बाद ही FTR अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप SCU के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और यही जब टोनी शिवानी ने FTR से पूछा कि FTR यंग बक्स को ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका कब देने वाले हैं, तब यहाँ पर बात करते हुए FTR ने कहा कि यंग बक्स तो ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के लिए 3 बार चांस था और वो तीनों ही बार हार चुके हैं। जो बात FTR ने यंग बक्स के बारे में कही और यहाँ पर टोनी शिवानी अपना अगला सवाल पूछ ही रहे थे, पर तभी यहाँ पर यंग बक्स ने टोनी शिवानी के ऊपर डबल सुपर किक लगाई और यहाँ पर क्या हुआ ये तो यंग बक्स को पता ही नहीं, ये कहकर यंग बक्स यहाँ से चले गए। और आगे अपने बैकस्टेज इंटरव्यू में बात करते हुए SCU ने कहा कि SCU एक बार फिर से यूनाइट हो चुके हैं और यहाँ पर FTR को हराकर SCU दिखा देगी कि SCU ऑल एलीट रेसलिंग के फर्स्ट एवर टैग टीम चैंपियंस क्यों थे, जो बात कहकर SCU यहाँ से जा ही रहे थे। लेकिन गाइस तभी यहाँ पर बैकस्टेज में SCU को शॉन स्पियर्स मिले और शॉन स्पियर्स ने स्कॉर्पियो स्काई को गुड लक विश किया, क्योंकि गाइस हम हाल फिलहाल में इन दोनों ही रेसलर्स के बीच में एक राइवलरी देख रहे हैं। पर गाइस आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR SCU को फेस कर रहे थे और सरप्राइजिंगली यहाँ पर इस मैच के दौरान कमेंट्री टेबल पर एडम हैंगमैन पेज आकर बैठे थे, जो दिखाता है कि अब भी एडम हैंगमैन पेज को लगता है कि FTR उनके साथ
बात है, क्योंकि इस मैच के दौरान एडम हैंगमैन पेज एफटीआर की तारीफ ही कर रहे होते हैं। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि एफटीआर को पहली बार ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए कोई करेक्ट अपोनेंट मिला है, क्योंकि गाइज जितनी टेक्निकल रेसलिंग एफटीआर कर सकती थी उतनी ही टेक्निकल रेसलिंग एससीयू भी कर सकती है। और इसी मैच में अपना दिमाग लगाते हुए एफटीआर ने दिखाया कि क्रिस्टोफर डेनियल्स इस मैच में इंटरफेयर कर रहे हैं, जबकि क्रिस्टोफर डेनियल्स ने इस मैच में इंटरफेयर किया ही नहीं था। पर एफटीआर के ऐसे दिखाने की वजह से इस मैच में से रेफरी ने क्रिस्टोफर डेनियल्स को रिंग साइड से बैन कर दिया, जिसके बाद हमें ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला। और हमेशा से ही ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के मैचेस बहुत ही बढ़िया होते हैं, और ये मैच भी इस वीक वाले डायनामाइट शो का वन ऑफ द बेस्ट मैच था। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में दोनों ही टैग टीम से मैच डेस्परेटली जीतना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर इस मैच के लिए सिर्फ 20 मिनट की टाइम लिमिट थी, जिस वजह से हमें इस मैच के आखिर में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हाई पेस एक्शन देखने को मिला है। और यहाँ पर इस मैच के आखिर में जब स्कॉर्पियोस का एप्रॉन के ऊपर से कैश व्हीलर के ऊपर एक सुपरप्लेक्स लगाना चाहते थे, तब टेली ब्लैंचेट ने इस मैच में इंटरफेयर कर स्कॉर्पियोस का पैर खींच लिए, और यहाँ पर एससीओ को पिन कर एफटीआर ये मैच जीत चुकी है। पर गाइज इस मैच के बाद हमें ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट जानने को मिली कि गाइज आने वाले ऑल एलीट रेसलिंग के पेपर फुल गियर में जॉन मॉक्सली को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को चैलेंज करने के लिए ऑल एलीट रेसलिंग एक नंबर 1 कंटेंडर्स टूर्नामेंट करने वाली है, जिस टूर्नामेंट में 8 सुपरस्टार्स होने वाले हैं, जिनमें से एक केनी ओमेगा भी है। जो बात सुनकर तो एडम हैंगमैन पेज यहाँ पर सरप्राइज हो चुके थे, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि हमें एडम हैंगमैन पेज वर्सेस केनी ओमेगा मैच देखने को मिल सकता है। पर गाइज आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहाँ पर क्रिस जेरिको प्राइवेट पार्टी की 1/2 एजिया कैसिडी को फेस कर रहे थे। और इस मैच के दौरान रिंग साइड पर इनर सर्कल और मैट हार्डी और मार्क क्वीन भी थे, और मैट हार्डी ने जस्ट फॉर सेफ्टी यहाँ पर स्टील चेयर भी लाई थी। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज यहाँ पर ये मैच शुरू होते ही क्रिस जेरिको ने एजिया कैसिडी को डिसरिस्पेक्ट किया, पर एजिया कैसिडी ने इस मैच में अपना बहुत ही बढ़िया कमबैक किया। और यहाँ पर इस मैच में एजिया कैसिडी ने क्रिस जेरिको के ऊपर बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए, जिसके बाद क्रिस जेरिको ने इस मैच में एजिया कैसिडी को अंडरएस्टिमेट नहीं किया, और इसके बाद एक अच्छे खासे मैच में क्रिस जेरिको ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और एक लो पेस मैच के बाद एजिया कैसिडी ने इस मैच में अपना कमबैक किया। पर गाइज वो भी ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि इस मैच के आखिर में क्रिस जेरिको ने एजिया कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगाया, और एजिया कैसिडी को पिन कर क्रिस जेरिको ये मैच जीत चुके हैं। और ये मैच खत्म होने के बाद इनर सर्कल ने ईशा कैसिडी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन गाइज यहाँ पर मैट हार्डी और मार्क क्वीन ने आकर ईशा कैसिडी को बचा लिया। पर ये मैच खत्म होने के बाद क्रिस जेरिको और जेक हेगर ने डॉक्टर लूथर और सुपेंडिको के ऊपर अटैक किया, क्योंकि इस मैच के दौरान डॉक्टर लूथर और सुपेंडिको ने क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक किया था। और पॉसिबली अब हमें डॉक्टर लूथर और सुपेंडिको वर्सेस जेक हेगर और क्रिस जेरिको ये मैच देखने को मिल सकता है। और अगर आप ऑल एलीट रेसलिंग का डार्क शो फॉलो करते हैं, तो गाइज आपको पता होगा कि डॉक्टर लूथर और सुपेंडिको कौन है। पर गाइज आगे हमें शो पर मीरो और किप सेबिन की बैचलर्स पार्टी के लिए तैयारियां शुरू होती हुई दिखाई दी, और जैसा कि मीरो ने बताया वैसे ही यहाँ पर मीरो और किप सेबिन अलग अलग जगह पर जाकर खेल खेल रहे थे, और मीरो ने किप सेबिन की बैचलर पार्टी को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर भी हायर किया था, जो मैनेजर भी हमें इस प्रोमो पैकेज वीडियो में देखने को मिला। पर गाइज आगे हमें बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर इंटरव्यूअर बेस्ट फ्रेंड्स से एफटीआर के बारे में बात कर ही रही थी। पर गाइज तभी यहाँ पर एफटीआर आ गई, और यहाँ पर एफटीआर ने बेस्ट फ्रेंड्स की बेइज्जती कर दी, और देखने में ऐसा लग रहा था कि बेस्ट फ्रेंड्स एफटीआर के ऊपर अटैक कर देंगे, लेकिन गाइज यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स ने एफटीआर के ऊपर अटैक नहीं किया, और बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ से चले गए। और हमें आगे शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी डार्क ऑर्डर के नंबर 10 से रेसल कर रहे थे। और इस मैच की शुरुआत से ही नंबर 10 ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपनी बढ़त बना ली, और यहाँ पर नंबर 10 ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया, और हमेशा की तरह ही ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच में अपना कमबैक किया, और इस मैच के आखिर में नंबर 10 के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर नंबर 10 को पिन करके ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइज आगे हमें एमजेएफ क्रिस जेरिको के लॉकर रूम में जाते हुए दिखाई दिए, जिस चीज से क्रिस जेरिको भी बहुत ज्यादा हैरान थे कि एमजेएफ यहाँ पर क्यों आए हैं। पर यहाँ पर आकर एमजेएफ ने बताया कि एमजेएफ यहाँ पर क्रिस जेरिको की जीत सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, जिसके लिए एमजेएफ पूरी की पूरी इनर सर्कल के लिए जैकेट्स लेकर आए थे। पर एमजेएफ सैमी गेवेरा की जैकेट भूल गए, जिसके ऊपर सैमी गेवेरा नाराज थे। पर यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने एमजेएफ से पूछा कि यहाँ पर एमजेएफ क्यों आए हैं, और एक बार फिर से एमजेएफ का वही जवाब था कि यहाँ पर एमजेएफ क्रिस जेरिको को कांग्रेचुलेट करने के लिए आए हैं। पर बातों बातों में ही एक बार फिर से इन दोनों के ही बीच में एमजेएफ की इनर सर्कल ज्वाइन करने के बारे में बात शुरू हुई। पर यहाँ पर एमजेएफ ने इनर सर्कल ज्वाइन करने से मना कर दिया, और एक बार फिर से यहाँ पर क्रिस जेरिको और एमजेएफ ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया, और दोनों ही यहाँ से चले गए। और सैमी गेवेरा यहाँ पर एमजेएफ को लूजर कहने ही वाले थे, लेकिन गाइस क्रिस जेरिको ने सैमी गेवेरा को रोक लिया, और प्रोबेबली यहाँ पर क्रिस जेरिको का एमजेएफ को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। और अगर ये स्टोरी वही जा रही है जहाँ पर मैं सोच रहा हूँ, तो गाइस ये स्टोरी लाइन देखने के लिए बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पर गाइस आगे हमें शो पर डॉक्टर बिट बेकर का एंडिंग रिटर्न देखने को मिला, जहाँ पर उनका मैच एक लोकल टैलेंट यानी कि रेड वेलवेट के अगेंस्ट था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग के ऑफिशियल रेसलर वर्सेस एक लोकल टैलेंट के बीच में था, तो यहाँ पर चांस ही नहीं बनता कि रेड वेलवेट ये मैच जीत सकती थी। पर इस मैच में रेड वेलवेट ने भी 2-3 मूव्स लगाए, और यहाँ पर इस मैच के आखिर में बिट बेकर ने रेड वेलवेट के ऊपर अपना नया फिनिशर कर्ब स्टॉम्प लगाया, और रेड वेलवेट को पिन कर बिट बेकर ये मैच जीत चुकी है। पर ये मैच खत्म होने के बाद भी डॉक्टर बिट बेकर ने रेड वेलवेट के ऊपर अटैक किया, और इसी तरह ये सेगमेंट खत्म हुआ। लेकिन गाइस अब टाइम था इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के मेन
इवेंट का, जहां पर जॉन मॉक्सली एडी किंगस्टन के चूज किए गए अपोनेंट को फेस करने वाले थे। और यहां पर आकर एडी किंगस्टन ने सबसे पहले ये कहा कि लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर एडी किंगस्टन ने टैप आउट नहीं किया था। तो यहाँ पर एडी किंगस्टन लास्ट वीक वाले मैच के रेफरी से ये जानना चाहते थे कि लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर हुए एडी किंगस्टन के मैच में रेफरी ने एडी किंगस्टन को क्यों हरवाया, जिसके बारे में बात करते हुए रेफरी ने कहा कि एडी किंगस्टन पास आउट हो चुके थे, जिस रीजन से गुस्सा होकर एडी किंगस्टन रेफरी के ऊपर अटैक करते इससे पहले यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए। और जॉन मॉक्सली के यहाँ पर आने के बाद एडी किंगस्टन ने जॉन मॉक्सली को बताया कि इस वीक वाले डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि बुचर और ब्लेड के वन हाफ बुचर होने वाले हैं। जिसके बाद हमें बुचर और जॉन मॉक्सली इन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला। पर मुझे लग रहा था कि हमें पॉसिबली यहाँ पर पेंटा एल 0M और जॉन मॉक्सली के बीच में मैच देखने को मिलेगा। पर यह मैच भी इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर एक बढ़िया मैच था, जिस मैच में बुचर ने जॉन मॉक्सली के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया। और गए शुरुआत से लेकर आखिर तक बुचर ने इस मैच में डोमिनेट किया। और इस मैच में पूरी तरीके से बुचर के डोमिनेट करने के बाद जॉन मॉक्सली ने भी इस मैच में अपना कमबैक किया। और इस मैच के आखिर में आउट ऑफ नोवेयर बुचर के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाने के बाद जॉन मॉक्सली ने फिर एक बार बुचर के ऊपर अपना सबमिशन मुंह चौखोड़ लगाया। और यहाँ पर सबमिशन के सहारे जॉन मॉक्सली फिर एक बार ये मैच जीत चुके हैं। और अब करीब 1 साल तक जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग में अनडिफिटेड है। और एडी किंगस्टन तो इस मैच का रिजल्ट देखकर बहुत ज्यादा नाराज थे। लेकिन गाइस इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो इसी तरह खत्म हुआ। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो कैसा लगा। पर मेरे हिसाब से इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो फिर एक बार एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?